नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतदान तो हिमाचल प्रदेश में खत्म हो चुका है, लेकिन एक सवाल जो खड़ा है वो ये कि वहां होगा क्या। आवाम इतिहास रचेगी या इतिहास दोहराएगी। अब अगर रचती है तो जो सरकार है वो कंटिन्यू करेगी, और अगर इतिहास दोहराती है तो स्वाभाविक है कि वहां व्यवस्था बदलेगी। लेकिन ये पता कैसे चले कि होगा क्या? तो दरअसल वो तो 8 को ही जब नतीजे आएंगे तो बात खुलेगी कि आवाम के मन में क्या है। लेकिन उससे पहले एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, और वो अनुमान जो है वो 4-5 फैक्टर हैं जिनके जरिए लग सकता है। एक तो है वोटिंग परसेंटेज, दूसरा ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम रही वो कितना इफेक्टिव है, वो मसला क्योंकि वो खूब उठा भी। तीसरा ये जो हार्टी फैक्टर है वो कितना डिसेसिव रहा, इसका क्या प्रभाव पड़ा। चौथा, नाराजगी एक बड़ा मसला था, तो ये कहां तक गई। पांचवा, जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, उसने किस तरीके से चुनाव लड़ा, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है मुख्य विपक्ष के चुनाव लड़ने, उसके अभियान, उसके संगठन पर। आम आदमी पार्टी चूंकि हवा है तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। अब हम आते हैं वोटिंग परसेंटेज पर। वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो 65% के आसपास, या आप 66% कहिए, 5 बजे तक वोटिंग हुई है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 5 बजे तक। अब जो फाइनल आएगा उसमें आप 6% और जोड़ सकते हैं तो 72% के आसपास बैठेगा, जो 2017 की तुलना में तकरीबन 3-4% कम हो सकता है, या हो सकता है 5% हो। लेकिन जो भी परिस्थितियां हो, 2017 की तुलना में वोटिंग परसेंटेज कम रहा। अब अगर यहां आप इतिहास देखें सरकार बदलने का, तो होता क्या है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तब हिमाचल में सरकार बदली है। उदाहरण आपको देता हूं, 2012 में 73 दशमलव कुछ परसेंट वोटिंग हुई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। और 2017 में 75 दशमलव कुछ परसेंट वोटिंग, मतलब 2.5% वोटिंग बढ़ गई, और यहां पर भाजपा की सरकार आ गई। और वैसे भी यह एक सामान्य धारणा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सरकारें बदल जाती हैं, और अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है या पिछले बार के बराबर रहता है तो जो सरकार होती है वो कंटिन्यू करती है। तो वोटिंग परसेंटेज से एक ये तो अनुमान लग रहा है कि क्या हो सकता है। ओपीएस पर अगर हम आए, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो ये बड़ा इफेक्टिव मसला रहा उत्तराखंड में, और इसको खूब ये सियासी मुद्दा भी बना रहा, और उसकी एक बड़ी वजह जो उनकी मांग रही वो रही। लेकिन जब आप वोट में देखते हैं कि किस तरीके का इनका वोटिंग पैटर्न है, तो जो मेरी अपनी जानकारी है, जो वहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत में मुझे पता चला, वो ये कि 68 सीटें आती हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में। 35 चाहिए होती है बहुमत के लिए। उन 68 में तकरीबन हर सीट पर 3000 की आबादी आती है, उन लोगों की जो लोग ओपीएस से आप जिनको जोड़ सकते हैं। 3000 की आबादी आती है। अब ये बड़ी आबादी है, विधानसभा का चुनाव और हिमाचल प्रदेश जैसा स्टेट है, तो ऐसी स्थिति में, और वहां तकरीबन 50 लाख वोटर है, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, 55 लाख वोटर है। तो 55 लाख वोटर हैं, और आप उनको जो है डिवाइड करिए 68 सीटों से, तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। 3000 बड़ा वोट होता है। लेकिन इसी के बरक्स एक और आंकड़ा है कि 1,92,000 के आसपास युवा मतदाता है, और यह सामान्यतः माना जाता है कि युवा मतदाता जो है वो उसका एक वोटिंग पैटर्न रहा है कम से कम नरेंद्र मोदी फैक्टर आने के बाद से। और ये फैक्टर जब से आप ये कही कि नरेंद्र मोदी युग शुरू हुआ है, तब से ये फैक्टर बड़ा डिसेसिव रहा है हर चुनाव में। और ये कहा भी जाता है कि जहां पीएम जाते हैं, जिस भी चुनाव में वो पहुंचे और वहां उन्होंने सभा संबोधित की, तो स्वाभाविक है उनके जाने के बाद 10% वोट का स्विंग होता है। तो अब ये जो 1,92,000 वोटर है, वो नया वोटर
जो पहली बार जा रहा है वोट करने। अब जो माना जाता रहा, अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो दरअसल ये जो ओपीएस वाला वोट है उससे लगता है कि उससे चेक एंड बैलेंस हो जाएगा इस नए वोट से। तो अब इसका इफेक्ट बहुत पड़ने वाला है ऐसा नहीं लगता है। ये अपना अनुमान है, क्या होगा ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। तो इसलिए लगता है कि ये ओपीएस फैक्टर बहुत ज्यादा डिसेसिव नहीं हो पाएगा। फिर आ जाए तीसरा, हार्टी फैक्टर। हार्टी, इनको एसटी का दर्जा दिया केंद्र सरकार ने। अब केंद्र सरकार ने दिया तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में भाजपा की सरकार है। तो अब यह माना जा रहा है कि दरअसल हार्टी जो है उन्होंने जहां से उनको लाभ मिला, मतलब भाजपा के पक्ष में वोट किया होगा, ऐसा अनुमान है। अगर ऐसा हुआ होगा तो आप ये समझिए पहाड़ के इलाके जो हैं वो कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वहां भाजपा ने भारी सेंध मारी है। और इनको जब एसटी का दर्जा दिया गया तो स्वाभाविक तौर पर और भी वहां पर बिरादरियां होंगी जिनकी अपने अपनी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होंगी इस दर्जे में जाने की और उस दर्जे में जाने की। तो उनके अंदर भी लगा होगा कि साहब इनको इन्होंने दे दिया तो ये आ जाएंगे तो हमको भी दे देंगे, एक ये भी बात रही होगी। अब ये तमाम फैक्टर अगर काम किए होंगे तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके पक्ष में चीजें जा सकती हैं। चौथी बात, जो हम लोगों ने नाराजगी की बात की और जिसको लेकर कहा गया कि साहब बगावत भी बहुत थी, नाराजगी बहुत थी। सवाल यह उठता है कि यह नाराजगी व्यक्ति के खिलाफ थी या जो वहां का नेतृत्व है, वहां का अपना कहने का तात्पर्य भाजपा का जो नेतृत्व है उसको लेकर थी। ये दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। अब अगर व्यक्ति के आधार पर नाराजगी थी तो तकरीबन 22 सीटें ऐसी हैं जो वहां पर भाजपा के लिहाज से उन्होंने फेरबदल किया। तो एक तो यह मसला हो गया। दूसरा जो हमने पाया बातचीत में अपनी कि असल में जो नाराजगी रही वो नाराजगी व्यक्ति विशेष से रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो नाराजगी है ये तो मालूम नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि नरेंद्र मोदी से नाराजगी नहीं है। तो और वो वहां गए भी और हमने पहले ही बताया कि वो जहां जाते हैं वहां एक बड़ा वोट शिफ्ट कराते हैं। तो जब उनसे नाराजगी नहीं है, पार्टी से नाराजगी नहीं है, तो वो दरअसल व्यक्ति पर भारी पड़ सकता है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो चीजें जो है वो ऐसा लगता है कि मौजूदा डिस्पेंसन के पक्ष में जा सकती हैं। जा रही या नहीं मालूम नहीं, लेकिन अगर पार्टी से नाराजगी नहीं है, नेतृत्व से नाराजगी नहीं है, तो हो सकता है व्यक्ति वाली नाराजगी गौड़ हो जाए। आखिरी बात, कांग्रेस को लेकर यह एक आम राय वहां रही है कि दरअसल संगठनात्मक तौर पर वो मजबूत नहीं रही और वो चुनाव में दिखी भी आखिरी के 2-4 दिनों में। तो क्या ऐसी स्थिति में जब वो एकजुटता के साथ नहीं लड़ पाई तो क्या वो भाजपा के मजबूत संगठन और संसाधन संपन्न पार्टी को टक्कर दे पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इस वजह से ये जो तमाम फैक्टर हैं उसके आधार पर एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि 2022 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जब 8 दिसंबर को ईवीएम खुलेगी तो वहां क्या होगा। और ये जो अनुमान है उससे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल जो है वो इतिहास दोहराने के मोड में नहीं है, वो इतिहास रचने के मोड में। बाकी क्या होगा ये 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।